हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। उसी चैप्टर को हम आज इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और उससे आगे के टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट to the matrix B if A can be obtained by applying a finite sequence of elementary row operations on B and is written as A और ये वाला साइन B, मतलब कि A रो इक्विवेलेंट टू B। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 2 3 2 1 2 3। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ, ये बी मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी रो ऑपरेशन लगाता हूँ। हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे ना इससे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने 6 ऑपरेशंस पढ़े थे, जिनमें से जो फर्स्ट 3 ऑपरेशंस थे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस थे और जो लास्ट 3 ऑपरेशंस थे वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस थे। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ, मान लेते हैं मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, R1 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, R1 प्लस 3R2 ये चेंज होगा। ठीक है, तो ये जब मैं ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाता हूँ तो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो ऑपरेशन हमने रो 1 पे लगाया हुआ है, फर्स्ट रो पे लगाया है, तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। और जो फर्स्ट रो के ऊपर क्या ऑपरेशन लगा है कि R1 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, जो R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें रो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, मतलब कि सेकंड रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट R1 का क्या है 1। ठीक है, तो 1 प्लस क्या प्लस करना है, सेकंड रो जो है, ठीक है R2, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3 क्या आ गया 4। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 4। सिमिलरली फर्स्ट रो में चेंज होना है तो उसका सेकंड एलिमेंट देखेंगे 2, तो 2 प्लस 3 इंटू में R2 का एलिमेंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 में कौन है 3 है, तो 3 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 9। 9 प्लस 2 क्या होता है 11, तो ये आ गया 11, तो यहाँ मैंने 11 लिख दिया। सिमिलरली ये वाले एलिमेंट को अब चेंज करेंगे रो फर्स्ट के, तो 1 प्लस 3 इंटू R2 का एलिमेंट, मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट R2 में है जो, वो क्या है 2, तो 3 इंटू 2, तो 3 2 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया 7। ठीक है, तो जब मैंने इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ ए मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जो हम ऑब्टेन करते हैं किसी दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगाने के बाद, क्या लगाने के बाद, रो ऑपरेशन लगाने के बाद। फॉर एग्जांपल हमने बी के ऊपर रो ऑपरेशन लगाया है तो ए मैट्रिक्स हमें मिली है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो रो इक्विवेलेंट है टू बी, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है वो बी के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद ऑब्टेन्ड हुई है। सो ए इज़ रो इक्विवेलेंट टू बी। तो आप क्या कह सकते हो, ऐसी मैट्रिक्स जो किसी दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ऑब्टेन्ड हुई है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो रो इक्विवेलेंट है उस दूसरी मैट्रिक्स के। जो ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद मिली है, ऑब्टेन्ड हुई है, इसलिए हम ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इज़ रो इक्विवेलेंट टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं देन ए को हम रो इक्विवेलेंट कहेंगे बी के, कब, इफ़ ए कैन बी obtained by applying a finite sequence of elementary row operations on B, ठीक है, and is written as A row equivalent to B। तो हम देखते हैं कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए यहाँ हमने ए मैट्रिक्स को ऑब्टेन किया बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन बी। सिमिलरली
अगर हम ए मैट्रिक्स को ऑब्टेन करते बाय अप्लाइंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, तब जो हमारी ए मैट्रिक्स होती उसको हम क्या कहते हैं कि वो कॉलम इक्विवेलेंट है टू बी, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए जिसको हमने ऑब्टेन किया है किसी दूसरी मैट्रिक्स से, फॉर एग्जांपल बी, ठीक है, कैसे, बाय अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस? कॉलम ऑपरेशंस। तब हम उस जो हमने मैट्रिक्स को ऑब्टेन किया है उसको हम क्या कहेंगे कि वो कॉलम इक्विवेलेंट है टू बी। तो यही है बस। तो if A and B are two matrices, then A is said to be column equivalent to the matrix B if A can be obtained by applying a finite number of elementary column operations on B and is written as A column equivalent to B। ये ऐसा साइन और ऊपर C, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। इसको मैं नाम दे देता हूँ B मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई कॉलम ऑपरेशन लगाता हूँ। जरूरी नहीं है कि एक ही लगाना है, आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ कि C1 और C2 को मैंने इंटरचेंज कर देना है। मतलब कि जो ये कॉलम 1 है और जो ये कॉलम 2 है इसको आपस में मैं इंटरचेंज कर दूंगा। तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगी, वो मैट्रिक्स को नाम देता हूँ A। तो वो क्या आएगी मेरे पास, जो कॉलम 2 है उसको कॉलम 1 की जगह लिख दो 1 2 3 और कॉलम 1 को 2 की जगह लिख दो 0 1 2 और ये 3 1 1 एज इट इज़। तो जो ये मैट्रिक्स है इसको हमने कैसे ऑब्टेन किया है, बाय अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशंस ऑन बी, ठीक है। सो ए इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। और जो मैं अकेले इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की बात करूं, अकेली इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऊपर हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दें, ठीक है, और हमें कोई दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस दूसरी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये इसको हम अकेला इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके ऊपर हमने रो ऑपरेशन लगा दिया तो इसलिए हमने इसको अलग सा नाम दे दिया रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। पर इसको आप अकेला ये भी कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। हमने बस यहाँ कॉलम ऑपरेशन ही अकेला लगाया है इसलिए हमने इसको कॉलम इक्विवेलेंट कह दिया। वैसे आप अकेला इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है। चाहे रो ऑपरेशन लगाओ चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाओ, उसके बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है उसको आप इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। अ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हम किसी m क्रॉस n मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं कब, अगर वो मैट्रिक्स ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है जो अब हम पढ़ेंगे। वो तीन कंडीशंस क्या हैं, पहली कंडीशन क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी विच इज़ कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 2 3। हर एक रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पहला नॉन, इस फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कौन सा है, नॉन जीरो 1 है, ठीक है। तो जो ये 1 है ये 1 ही है, मतलब यूनिटी है, ठीक है। सेकंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 1 है, ठीक है। पहला एलिमेंट 0 है और पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 1 है। इस रो में भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 है। तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि हर एक जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है हर रो में वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ठीक है, यूनिटी ही होना चाहिए। और इसी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। ये लीडिंग एंट्री ऑफ द रो भी कहा जाता है। सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज इफ एनी। जीरो रोज कौन सी होती हैं, ऐसी रोज जो पूरी ही जीरो हो। जैसे कि मैं एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जीरो रो कौन सी है, जिसमें सारी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। जौन सी रो में सारे एलिमेंट्स जीरो हो, तो ये वही रो है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है, 0 0 0, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या है रो इक्विवेलेंट होने के लिए, कि जो हमारी जो जीरो रो है, मतलब कि जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, वो हमारी सबसे नीचे होनी चाहिए, ठीक है, सबसे नीचे होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये जो पूरी रो ज़ीरो है वो बीच में नहीं हो सकती, वो बिल्कुल सबसे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है हमारी सेकंड कंडीशन।
कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग रोज। मतलब कि जो लीडिंग एंट्री है, जैसे 1 1 1, इससे पहले आपको पता है कि ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। 1 से पहले यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है, 1 से पहले यहाँ एक ज़ीरो है, यहाँ 1 से पहले 2 ज़ीरोज़ हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, मतलब कि रो वाइज एक स्टेप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ आपकी कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ एक ज़ीरो है, यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं। तो मतलब कि जैसे आप रो वाइज आगे जाओगे तो जो ज़ीरोज़ हैं आगे जाते जाते क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ज़ीरोज़ जो हैं आगे आगे बढ़नी चाहिए, ये नहीं है कि पीछे आपकी ज़्यादा हो, अगली आपकी जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कम हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो अगली वाली जो रो है, जैसे कि इससे अगली जो रो है, ये वाली रो, इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए पिछली वाली रो से, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि इस रो में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो ज़्यादा हैं पिछली वाली रो से। जहाँ आप कह सकते हो कि इस रो में जो ज़ीरोज़ हैं वो कम होनी चाहिए इस वाली रो से, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है, ये भी मैट्रिक्स क्या है, रो इक्विवेलेंट है। और एग्जांपल लेते हैं रो इक्विवेलेंट के। तो ये मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स क्या रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो हर एक रो है उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए ना, नॉन जीरो एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट जो रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये है, ठीक है, और ये क्या है, 1 है। तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 है। यहाँ भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 है। यहाँ भी क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रोसीड द जीरो रोज इफ एनी। मतलब कि जो भी जीरो रो है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, जो मतलब कि जीरो रो मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो देखिए यही रो वो है ना जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये सबसे नीचे है, और कोई ऐसी रो ही है ही नहीं कि जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है ना। यही एक रो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये मान लेते हैं कि एक और रो होती जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते, तो वो भी हम ऐसे नीचे ही लिखते, वो भी जीरो नीचे ही होने चाहिए थे, ऐसे बीच में नहीं कहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाइड है। थर्ड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग रोज। मतलब कि जैसे जैसे आप रो वाइज आप आगे जाओगे, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो जो पिछली वाली रो है ना, पिछली वाली रो, उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो अगली वाली रो से कम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट रो है उसमें कितने जीरोज हैं, कोई जीरो नहीं है, ठीक है। अगली जो रो है उसमें कितने जीरोज हैं, एक जीरो है। तो आप देख सकते हो जो पिछली वाली रो है उसमें कोई जीरो नहीं थे, यहाँ एक जीरो है। मतलब कि पिछली वाली रो में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं अगली वाली जीरो से क्या है, कम है। पीछे तो एक भी जीरो नहीं है, यहाँ एक जीरो है। जो सिमिलरली इस रो में एक है, एक मतलब जीरो है, अगली रो में 2 जीरोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिछली वाली रो है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो एक है और इसमें 2 हैं। मतलब कि पिछली वाली रो में जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कम है, एक ही है, और अगली वाली में 2 है। ऐसे आप देखोगे आगे आगे जीरोज बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कम हो रहे हो। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये हमारी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तो है, रो रिड्यूस नहीं है। अभी मैंने बोला, मैंने कहा कि ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तो है क्योंकि ये हमारी 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, आप देख सकते हो जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं। पर इसको हम रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इसको हम रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब हर एक कॉलम जिसमें एक लीडिंग एंट्री है, जैसे कि ये वाला कॉलम है ना, इस कॉलम में तो इसमें एक लीडिंग एंट्री तो आपको दिख रही होगी, ये 1, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, इस कॉलम में आपको दिख रही है। तो इस 1 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इस कॉलम में क्या हैं, 0 है। हम कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉलम में हर एक एलिमेंट 0 है। लीडिंग एंट्री ये फर्स्ट रो की है, बट कौन से कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में इस एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, ठीक है। अगली लीडिंग एंट्री कौन से कॉलम में है, इस थर्ड कॉलम में। इस थर्ड कॉलम में इस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, 0 है। लीडिंग एंट्री का क्या मतलब होता है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट।
तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारा क्या होता है, 1 ही होता है, उसी को हम लीडिंग एंट्री कहते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा, ठीक है। तो हम किसी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब हर एक लीडिंग एलिमेंट, हर एक रो का जो लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो किसी कॉलम के अंदर है, ठीक है, जैसे इस कॉलम में है, ये इस कॉलम में है, तो उस कॉलम के अंदर उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस लीडिंग एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इस रो में क्या हैं, 0 हैं। इस लीडिंग एलिमेंट के अलावा यहाँ बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 5 2 3 0। इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट मेरे पास लीडिंग एलिमेंट क्या है, ये फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट ये है, ठीक है। और ये जिस कॉलम में है उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं इसके अलावा, तो ये हो गया। सेकेंड रो में मेरा लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। जिस रो में ये है, सॉरी जिस कॉलम में ये है उस कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं इसके अलावा। थर्ड रो में मेरा लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, तो जिस कॉलम में ये है उस कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं इसके अलावा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हर एक लीडिंग जो एलिमेंट है या लीडिंग एंट्री है, ठीक है, वो जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम में उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं। तो ठीक है, तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।